इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फेंग को दिखाया जाता है जो कि जियांग को शॉर्ट ट्रेनिंग दे रहा होता है, क्योंकि जियांग को एक गिल्ट होता है कि वो अपनी जूनियर सिस्टर को नहीं बचा पाई और साथ ही में वो नेक्स्ट ट्रिलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए भी तैयार होती है। लेकिन जियांग की स्वॉर्डमैनशिप देखने के बाद फेंग पूरा सदमे में चला जाता है और अपने मन में कहता है कि मेरे जो स्टूडेंट है उसके पास स्वॉर्डमैनशिप सीखने का कोई भी टैलेंट नहीं है, इसलिए मुझे दूसरा कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा और उसकी मदद करनी होगी। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर में ताओ सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुआंग उस एक आंख वाले आदमी और जिसने के लान को पकड़ रखा होता है उस आदमी के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि तुम लोग कमी ने कहे कि तुम यूजेंग फेंग को हरा नहीं पाए और साथ ही में मेरे बेटे यूनर को भी उनके हाथों पकड़वा दिया। फिर एल्डर शैंग गुआंग से कहते हैं कि इस जैसे आदमी को अब रखने का कोई भी फायदा नहीं है, इसीलिए इसे जल्द से जल्द मार डालो। ये सुनते ही वहाँ पर के कुछ गार्ड्स आकर उस आदमी को लेकर जाने लगते हैं। उसको वहाँ पर से लेकर जाने के बाद गुआंग काफी गुस्से में एल्डर शैंग से कहता है कि पहले किसी को यूजेंग फेंग को कांटेक्ट करने के लिए भेजो, अगर उसने मेरे बेटे को छोड़ने की हिम्मत भी की तो मैं उन्हें अपने किए पर पछतावा करवाऊंगा। ये सुनने के बाद एल्डर शैंग उसी लान को पकड़ने वाले आदमी को ये कहता है कि क्या तुमने ये सुना, जैसा कि गुआंग ने कहा है वैसा ही तुम करो। फिर हमें फेंग को दिखाया जाता है जो कि ये सोच रहा होता है कि अभी जो लोग यहाँ पर आए थे उन्हें जरूर जुआन जिनसेक ने यहाँ पर भेजा होगा। जुआन जिनसेक ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे पे जरूर करना होगा। तभी फेंग के पास एनकाई आकर फेंग से कहते हैं कि मास्टर आपने जो कुछ भी मुझे करने के लिए कहा था वो सब कुछ मैंने कर दिया है और उस फॉर्मेशन ब्रेकिंग मेथड को पाने के लिए कुछ लोग मेरे से कांटेक्ट भी कर रहे हैं। ये सुनने के बाद फेंग एनकाई से कहता है कि क्या हम उन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। ये सुनने के बाद एनकाई फेंग से कहते हैं कि वो जो दूसरी पार्टी है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाना चाहती, इसीलिए उन्होंने हमें मिलने के लिए बैंगजोंग सिटी में बुलाया है। ये सुनने के बाद फेंग कुछ देर के लिए कुछ सोचने के बाद एनकाई से कहता है कि तो फिर ठीक है, मीटिंग अरेंज कर दो। फिर एनकाई फेंग से कहते हैं कि मुझे कुछ उड़ते हुए खबर ये सुनने में आए हैं कि जो जुआन जिनसेक और जो ताओ सेट इन सालों में उन दोनों के बीच में कुछ भी अच्छे से नहीं चल पा रहा है। ये सुनने के बाद फेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि जो ताओ सेट वो काफी दिनों से रेबल करने के बारे में सोच रहा है। फिर फेंग एनकाई से कहता है कि हम लोग ताओ सेट और जो जुआन जिनसेक उनके बीच में जो दरार है उसे और भी ज्यादा बड़ा बनाएंगे, उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ करवाएंगे और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम लान को बचाकर लाइजे में चले जाएंगे। फिर एनकाई फेंग से कहती है कि ताओ सेट के पास 2 युआन इंग्रिलम के कल्टीवेटर्स है, क्या ताओ सेट उनसे लड़ने की हिम्मत करेगा। ये सुनने के बाद फेंग यान कैसे कहता है कि क्या होगा कि ताओ सेट का जो लीडर है गुआंग युआन वो जुआन जिनसेक के हाथों मारा जाए तो। ये सुनने के बाद एनकाई कहती है कि इसका मतलब ये है कि इटर्निटी का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। फिर फेंग एनकाई से कहता है कि योंगनिंग प्रीफेक्चर में अभी भी 2 सेक्ट बचते हैं, तियानुन पवेलियन और जियानुन पैलेस, इसीलिए जुआन जिनसेक कभी भी अपने युआनिन कल्टीवेटर्स को अपने बेस कैंप से बाहर आने की हिम्मत भी नहीं करने देगा, इसीलिए ताओ सेट से लड़ने के लिए सिर्फ जेडन कल्टीवेटर से आएंगे, इसलिए हमें ताओ सेट की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जहाँ तक बात रही जुआन जिनसेक की, वो सिर्फ मुझे चाहता है अगर ताओ सेट से एक खबर बाहर चली जाए कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया है तो जुआन जिनसेक कभी भी पीछे नहीं हटेगा और सीधा ताओ सेट की तरफ बढ़ेगा। तो ताओ सेट कितनी भी बार उन्हें मना कर दे कि मैं उनके पास नहीं हूँ, फिर भी जुआन जिनसेक उनकी किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए उनके ऊपर हमला कर देगा और ताओ सेट भी सेल्फ डिफेंस में उनके ऊपर हमला कर देगा और उन दोनों के बीच में काफी तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी। इतनी सारी प्लानिंग हो जाने के बाद फेंग एनकाई से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो, जाते वक्त होंगशेंग से ये कहना कि मैं उसे बुला रहा हूँ। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होंगशेंग फेंग से मिलने के लिए वहाँ पर आ चुका होता है। होंगशेंग के वहाँ पर आ जाने के बाद फेंग उससे कहता है कि इतने समय से तुम हमारे साथ हो, तुम्हारा मेरे सेक्ट और मेरे बारे में क्या विचार है। और साथ ही में फेंग अपने मन में कहता है कि होंगशेंग की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इसे बेवकूफ बनाना काफी ज्यादा आसान है। फिर फेंग होंगशेंग से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ एक चीज के लिए बुलाया है, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है उसे बढ़ाने वाला हूँ। इतना कहने के बाद फेंग उसके सर के ऊपर अपनी उंगली रखते हुए उसे सनस्वॉर्ड टेक्निक सिखाने लगता है। उस टेक्निक को सिखाने के बाद फेंग होंगशेंग से कहता है कि आखिर तुम इस टेक्निक में से कितना % सीख पाए हो। ये सुनने के बाद होंगशेंग फेंग से कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं इसमें से कुछ थोड़ा ही समझ पाया हूँ। ये सुनने के बाद फेंग होंगशेंग से कहता है कि कोई बात नहीं, सिर्फ तुम इस टेक्निक की प्रैक्टिस करते रहो, अगर तुम्हें कोई बात समझ नहीं आए तो तुम सीधा आकर मुझसे पूछ सकते हो। फेंग की इतनी सारी अच्छी बातें सुनने के बाद जो होंगशेंग है वो रोने लगता है। रोते हुए फेंग से कहता है आपकी काइंडनेस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनने के बाद फेंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं। इतना कहने के बाद फेंग वहां से जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में कहता है कि कौन सा भी साल रहे या फिर कौन सा भी समय रहे, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने की जो ट्रिक है वो हमेशा काम आती है। फेंग के वहां से जाने के बाद होंगशेंग के पास एनकाई आ जाती है। वहां पर आने के बाद एनकाई होंगशेंग से कहती है कि मास्टर ने आखिर किस काम के लिए यहाँ पर तुम्हें बुलाया था। ये सुनने के बाद होंगशेंग रोने लगता है। उसे रोता हुआ देखकर जो एनकाई है वो काफी
काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर होंग शेंग फेंग से कहता है कि मास्टर जो है काफी अच्छा आदमी, उन्होंने मुझे एक टेक्निक सिखाई जो कि मेरे स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ाएगी। ये सुनने के बाद जो एनका है वो भी हमारे फेंग से इम्प्रेस हो जाती है। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर में ताओजाओ सेठ के जो प्रिजन एरिया है वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे छोटी सी लान को जो ताओजाओ सेठ के लोग है वो काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी लान है वो ताओजाओ सेठ को हमारे फेंग के बारे में या फिर उसके प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे होती, जिसके वजह से वो ताओजाओ सेठ के जो लोग है वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि अभी के लिए बस हो गए, हम थोड़ा सा आराम करके फिर से वापस आएंगे और उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे टॉर्चर करेंगे। ये सुनने के बाद उसका बाजू वाला आदमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी उनके जाने के बाद लान को कोई आवाज लगाता है और उससे कहता है कि हे लड़की, आखिर तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। जब लान दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि उससे ये सब पूछ रहा होता है। फिर वो लड़का हमारे लान की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर ताओजाओ सेठ एक जैसी बच्ची को यहाँ पर क्यों लेकर आया है। ये सुनने के बाद लान उस लड़के से कहती है कि मेरा नाम जियान लान है और मैं 9 स्वॉर्ड माउंटेन के एक डिसाइपल हूँ। आखिर तुम कौन हो और तुम भी यहाँ पर क्यों पकड़ कर लेकर आए हैं। ये सुनने के बाद वो लड़का लान से कहता है कि मेरे बूढ़े आदमी ने ताओजाओ सेठ को उकसाया था, लेकिन ये अफसोस की बात है कि उसकी जो स्किल्स है वो दूसरों की तरह अच्छे नहीं थे और उसे पूरी तरह से मिटा दिया गया और अभी के लिए मैं अकेला अरेस्टेड हूँ। मुझे नहीं पता कि आखिर वो लोग मुझसे क्या चाहते हैं। ये सुनने के बाद लान काफी अफसोस भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है कि वो दिखने में तो बहुत शांत लग रहा है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर उसे काफी दर्द हो रहा है। लान को इस तरह से अपनी तरफ देखता देखो लड़का काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लान से कहता है कि ये छोटी लड़की इतने सिंपैथेटिक फेस बनाकर मेरी तरफ मत देखो, लेकिन आखिर तुम्हारे 9 स्वॉर्ड माउंटेन में से तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर अभी तक कोई क्यों नहीं आया। ये सुनने के बाद लान उसे कहती है कि मेरे मास्टर डेफिनेटली मुझे बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। ये सुनने के बाद वो लड़का लान से कहता है कि आखिर तुम्हारे मास्टर की लेवल क्या है जो कि तुम्हें यहाँ पर बचाने आने वाला है। ये सुनने के बाद लान काफी खुशी से उसे बताने लगते है कि मेरे मास्टर की कल्टीवेशन ट्रू युआन रिलम पर है और सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। ट्रू युआन का सुनते वो लड़का जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए लान से कहता है कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि ट्रू युआन रिलम का कल्टीवेटर तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा टीचर इन लोगों से डर कर यहाँ से कब का भाग चुका होगा। अपने मास्टर के बारे में सुनने के बाद लान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहती है कि तुम कभी ने कही कि मेरे मास्टर के बारे में ऐसी बुरी बातें मत करो, मेरे मास्टर जरूर मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आएंगे। ये सुनने के बाद वो लड़का लान से कहता है कि तुम कितनी ज्यादा स्टूपिड गर्ल हो, तुम्हारे जैसे एक स्टूपिड गर्ल को अपना डिसाइपल चुनने के लिए वो टीचर कितना ज्यादा स्टूपिड होगा। ये सुनने के बाद लान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उस लड़के के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहते कि तुम्हारे आखिर हिम्मत कैसी हुई मेरे टीचर के इंसल्ट करने के और साथ में मेरे 9 स्वॉर्ड माउंटेन की। जल्दी से मेरे टीचर से अभी क्या अभी माफी मांगो। ये सुनने के बाद वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो लान से कहता है कि ठीक है मुझे माफ कर देना, मैं कुछ ज्यादा ही आगे चला गया था, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हारे मास्टर तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि ताओजाओ सेठ के पास काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स है, यहाँ तक कि जेडन रिलम के लोग भी यहाँ पर आने से कतराएंगे। लेकिन तभी वो लड़का वहीं पर खामोश हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एल्डर सेंग और गोआन आ चुके होते हैं। वहाँ पर आने के बाद एल्डर सेंग वहाँ पर के एक आदमी से कहते हैं कि क्या उस लड़की ने अपना मुंह खोला। ये सुनने के बाद वो आदमी एल्डर सेंग से कहता है कि वो लड़की काफी ज्यादा जिद्दी है। ये सुनने के बाद एल्डर सेंग लांग के पास चला जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा रिश्ता क्या है 9 स्वॉर्ड माउंटेन के साथ। लेकिन हमारी लान ठहरी तो एक सख्त लोंडी, वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। ये देखने के बाद एल्डर सेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी से वहां पर एक फॉर्मेशन सेटअप करके उस फॉर्मेशन में हमारे लान को रखकर उसे काफी ज्यादा तकलीफ देने लगती है। ये देखने के बाद वो लड़का काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एल्डर सेंग के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि ये बूढ़े आदमी आकर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस छोटी सी लड़की को चोट पहुंचाने की। ये सुनने के बाद एल्डर सेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उस लड़के के ऊपर हमला करके उसे चुप रहने के लिए कह देते हैं। फिर एल्डर सेंग लान से कहता है कि अब तुम मुझे कुछ बताओगी या नहीं। इतने तकलीफ होने के बावजूद भी लान मुस्कुराते हुए उसे कहती है कि मैं तुम्हें कोई भी जवाब नहीं दूंगी। ये सुनने के बाद एल्डर सेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो इसके आगे कुछ नहीं कर पाता, इसलिए वो लान को छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद उस लड़के को लान की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है, जिसके वजह से वो भी वहां पर एक फॉर्मेशन सेटअप करके उसे हील करने लगता है। फिर हमें ताओजाओ सेठ के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वोंग एल्डर सेंग से कहते हैं कि तुम अभी भी उसके पास से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाए। ये सुनने के बाद एल्डर सेंग उनसे कहते हैं कि उसे इंफॉर्मेशन निकालना काफी मुश्किल है। ये सुनने के बाद जो वोंग है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां पर एक नौकर से जल्दी से 9 स्वॉर्ड माउंटेन के जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ वांटेड नोटिस जारी करने के लिए कह देता है और जो भी उसे पकड़ कर यहाँ पर लेकर आएगा उसे 10,000 स्पिरिट स्टोन्स दिए जाएंगे, चाहे वो पाताल में भी छुपे हो। मुझे 3 दिनों के अंदर वो मेरे सामने चाहिए। फिर हमें फेंग और एनकाई को दिखाया जाता है जो कि एक ऐसी जगह पर आए होते हैं जहाँ पर 100 मील के अंदर जितने भी अंडरवर्ल्ड के लोग हैं वो एक जगह पर गैदर होते हैं। बस अंदर जाते वक्त एनकाई फेंग से कहती
कहती है कि यहाँ पर अंडरवर्ल्ड के सबसे बुरे से बुरे लोग यहाँ पर आते हैं, इसलिए आपको केयरफुल रहना होगा। ये सुनने के बाद फेंग उससे कहता है कि मैं तो केयरफुल रहूंगा, लेकिन तुम्हें ट्रबल से काफी दूर रहना होगा। फिर वो लोग एक होटल में चले जाते हैं जहाँ पर वो बैठकर अच्छे से चाय पी रहे होते हैं। लेकिन जैसे कि हर मांगा के हर होटल में कोई ना कोई कमीना बंदा रहता है, वैसे इस मांगा के इस होटल में भी एक कमीना बंदा है जो कि हमारे फेंग की बुराइयां करने लगता है। हमारे फेंग की इतनी ज्यादा बुराइयां सुनने के बाद जो एंकाई है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उनके ऊपर चिल्लाने लगती है। लेकिन फेंग एंकाई को गुस्सा न करने के लिए और चुप रहने के लिए कह देता है। फेंग का इतना ज्यादा एटीट्यूड देखने के बाद वो दोनों बंदे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, फेंग को पीटने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद उन लोगों की काफी ज्यादा फट जाती है। उन दोनों का नाम जी टैंग और शियू होता है। जी टैंग और शियू को देखने के बाद वो दोनों बंदे काफी ज्यादा डर चुके होते हैं, इसीलिए वो चुपचाप से वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जी टैंग सीधा आकर हमारे एनकाई से बातें करने लगता है। उन दोनों को इस तरह से बातें करता हुआ देखकर वो दोनों बंदे और भी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि आखिर उस लड़की और उस लड़के का आखिर क्या बैकग्राउंड है। लेकिन तभी शिव उनके पास आकर उनसे कहती है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ये सुनते वो दोनों बंदे अपने दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जी टैंग फेंग के पास चला जाता है। उसे देखने के बाद फेंग भी उसे ग्रीट करता है और फेंग को देखने के बाद शिव कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा यंग हो, आखिर तुम हमसे क्या करवाना चाहते हो। फिर फेंग अपने पास से कुछ स्पिरिट स्टोन्स निकालकर जी टैंग को सेटिस्फाइड करने के लिए उसे दे देता है। इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स को देने के बावजूद जो जी टैंग वो अभी तक सेटिस्फाई नहीं लग रहा होता है। ये देखने के बाद फेंग जी टैंग से कहता है कि क्या आप सेटिस्फाई नहीं है। ये सुनने के बाद जी टैंग फेंग से कहता है कि नहीं, मैं स्पिरिट स्टोन से सेटिस्फाई हूँ, लेकिन आप जो काम करते हैं आप कमा सकते हैं लेकिन खर्च नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद एनकाई जी टैंग से कहते हैं कि सीनियर आखिर आप क्या करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद जी टैंग एनकाई से कहता है कि सीक्रेट पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी अच्छी तरह से दी गई है। सुनने के बाद फेंग कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। फिर जी टैंग फेंग से कहता है कि तुम इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स एक ही बार में यहाँ पर लेकर आए, क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं है कि मैं तुम्हारा एडवांटेज लूंगा। ये सुनने के बाद फेंग जी टैंग से कहता है कि आप इसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप इतने घटिया काम नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद जी टैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो फेंग से कहता है कि मुझे जो तुम काम सौंप रहे हो उसके लिए मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनने के बाद फेंग और एनकाई वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिव जी टैंग से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर आप इन दोनों के बारे में क्या सोचते हो। ये सुनने के बाद जी टैंग शिव से कहता है कि वो दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव लोग हैं, इसलिए मैं उनके साथ दोस्ती बनाने में इंटरेस्टेड हूँ। फिर शिव टैंग से कहती है कि जो कि वो लोग ताओजो सेक्ट से काफी ज्यादा नफरत करते हैं, तो आपने उनके कोऑपरेशन के साथ एग्री क्यों नहीं किया। ये सुनने के बाद टैंग शिव से कहता है कि आखिरकार जो ताओजो सेक्ट है वो 200 सालों से उस फॉरबिडन लैंड के पास है। हालांकि कुछ सालों से वो काफी ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, लेकिन एक पतला ऊंट अभी भी घोड़े से काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए बेहतर होगा कि हम थोड़ा सा सेफ प्ले करें। लेकिन टैंग को अभी भी फेंग के ऊपर काफी ज्यादा शक होता है, क्योंकि वो अपने ट्रू पावर्स को छुपा रहा होता है। इसीलिए वो शिव से फेटिरोंग नाम के आदमी को ढूंढकर उससे फेंग की थोड़ी सी खातिरदारी कर उसकी जो ट्रू पावर्स है उसे सामने लाने के लिए कह देता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर मेकेओ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही फेटिरोंग बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ पर चियो आ जाती है। चियो को वहाँ पर देखने के बाद फेटिरोंग उसे कहता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो। ये सुनने के बाद चियो अपने पास से कुछ स्पिरिट स्टोन्स निकाल कर फेटिरोंग को देते हुए उसे कहती है कि मैं तो सिर्फ अपने दोस्त को कुछ स्पिरिट स्टोन्स देने के लिए आई थी। ये सुनने के बाद फेटिरोंग कुछ भी समझ नहीं पाता, इसलिए उससे कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो।